हेलो व्यूवर्स, परीक्षा टाइम में आप सभी का स्वागत है। और हम अपनी जो है इंग्लिश पेडागोजी कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम 3 क्लासेस ले चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास होगी। और चलो, लेट्स डू इट। नॉम चॉम्स्की। देखो, कल हमने जो है नॉम चॉम्स्की के बारे में पढ़ लिया था। एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। नॉम चॉम्स्की क्या है? इनके पूरा नाम जो है एब्राहम नॉम चॉम्स्की है। और ये क्या है? अमेरिकन लिंग्विस्टिक या फिर अमेरिकन फ़िलोसोफ़र। हम इनको जो है कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी फील्ड में काम किया है। कई बार इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोल दिया जाता है। अब इन्होंने क्या बोला था कि भाई, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पास एक इनेट कैपेसिटी होती है किसी भाषा को सीखने की, और उसको उसने बोला था LAD। उन्होंने कहा कि बच्चे के पास एक डिवाइस होता है, उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि LAD था। अब और उन्होंने क्या बोला कि भाई, जो 5 साल के बाद जो ये LAD है ना, बच्चे में कम होना शुरू हो जाता है, जिससे उसको दूसरी भाषा को सीखने में जो है डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। और इन्होंने बोला कि भाई, जो हमारा माइंड होता है वो 2 पार्ट्स में है। एक लेफ़्ट पोर्शन है, एक राइट पोर्शन है। जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? लैंग्वेज के लिए, वोकैबुलरी के लिए, और हमारे जो लॉजिक ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, या किसी भी चीज़ के अंदर हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं, दिमाग यूज़ करें, तो वो हमारा लेफ़्ट पोर्शन वाला जो हमारा ब्रेन है वो काम करता है इन सारी चीज़ों के लिए। और जो राइट वाला है वो क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी के लिए होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था कि भाई नोम चॉम्स्की ने जो है ये सारी बातें बताई थी। मैंने रिवाइज करवा दी हैं। और फिर इन्होंने जो है ये डिवाइस बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस विच हेल्प अस टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बात किया था। कल हमने जो है ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत हैं इंग्लिश मतलब कि भाषा को सिखाने की। ठीक है, तो पहला हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का सिद्धांत। ठीक है, इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंटल ऑफ अ लैंग्वेज। देखो, हमें कोई भी, जैसे कि हम भाषा सीखना चाह रहे हैं, तो हमें हमारे अंदर उसको सीखने की मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या है प्री रिक्विजिट? क्या है ये? हमारी मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, कि भाई वो जो पर्सन है वो अंदर से उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेट होना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट रोल मोटिवेशन जो है, जो ये मोटिवेशन का सिद्धांत है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भाषा का डेवलपमेंट करवाने में, विकास करवाने में। ठीक है, फिर हमारा आता है दूसरा प्रिंसिपल है हैबिट फॉर्मेशन का। अब इसमें क्या है कि भाई, हम लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं, उसको जो है हमें वो चीज़ें जो है प्रैक्टिस के अंदर यूज़ करवानी है, उसकी डेली यूज़ के अंदर उसकी एक हैबिट बना देनी है। एज वी मास्टर अदर स्किल्स आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिसेस। इन्होंने बोला कि भाई, हम जब एक चीज़ की जो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस स्किल के अंदर क्या हो जाएंगे? हम मास्टरी गेन कर लेंगे। दस लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी मास्टर्ड आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिसेस। ऐसे ही हम किसी भाषा पर भी अपनी जो है पकड़ अच्छी बना सकते हैं जब हम उसकी डेली जो है रेगुलर वे के अंदर डेली रूटीन में हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम उसको जो है अपनी जो हमारा दिनचर्या होती है उसमें हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
इन मदर टंग हैबिट आर फॉर्म्ड अनकॉन्शियसली वाइल इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज़ फॉर्म्ड कॉन्शियसली। देखो, जो मदर टंग होती है उसमें हैबिट बनती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वो लैंग्वेज बोलते हैं। जब छोटा बच्चा होता है उसको कोई भाषा नहीं आती तब तक, तो अब वो क्या कर रहा है, वो हर मतलब अपनी मदर को सुन रहा है, और जो उसके रिलेटिव्स उससे मिलने आ रहे हैं वो उनको सुन रहा है। अब वो उस भाषा को जो है अनकॉन्शियसली वो उसको इसलिए सीख जाता है क्योंकि वो उसकी हैबिट में, उसका जो डेली रूट बच्चे का होता है कि भाई जो भी उसको खिला रहा है वो उसी भाषा में उसको बोल रहा है, तो वो उस भाषा को जो है सुनता है और फिर उसको वो ग्रहण कर लेता है अनकॉन्शियसली, मतलब कि अनअवेयरनेस के साथ। ठीक है। और जो हम दूसरी या फिर कोई और फॉरेन लैंग्वेज जो होती है उसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसी होएगी, वो कॉन्शियसली जो है फॉर्म होती है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अब इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो नकल करता है अपने टीचर्स की। ठीक है। सबसे ज़्यादा देखा जाए जो बच्चे होते हैं ना अपने टीचर्स की नकल करते हैं। दस द टीचर मस्ट बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। तो इसी वजह से जो एक शिक्षक होता है उसको रोल मॉडल का रोल प्ले करना चाहिए। जैसा टीचर बिहेव करेगा बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। और मतलब कि ऐसा मतलब कि बोलते हैं ना, जो बच्चे होते हैं वो अच्छी चीज़ों को कैच नहीं करेंगे इतने जल्दी जितने कि वो गलत चीज़ों को कैच कर लेंगे। ठीक है। तो इसीलिए जो टीचर को है बिल्कुल एक अच्छा रोल मॉडल बनकर रहना चाहिए। अब इसमें इमिटेशन के साथ जैसे हम उनको टेप रिकॉर्डर या फिर रेडियो या फिर ग्रामोफोन्स का यूज़ करके उनको जो है लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनको की जो है नकल करें। अब वो सुनेंगे तो वो उसकी क्या है, नकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अब इसमें क्या है कि भाई वही बच्चों को जो है प्रैक्टिस, ऐसा बोला है ना, मतलब ये नहीं पता मुझे किसने बोला है, बट लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वुमेन परफेक्ट। ठीक है। अब इसमें क्या है, मतलब कि बच्चों को जो है प्रैक्टिस करवानी चाहिए और उनको जो है वही जो हमने अपना हैबिट फॉर्मेशन में देखा कि भाई उनको जो है अपनी जो उनकी डेली रूटीन होगी, जो उनका जो दिनचर्या होगी उसमें उसका यूज़ होना चाहिए। ठीक है। एज मेंशन अबव, language is a habit forming process and habit comes from practices, repetitions of thing at proper इंटरवल्स शुड बी डन। ठीक है। रिपीटेशन एक प्रॉपर इंटरवल्स के साथ जो है करवाई जानी चाहिए। ओके। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑफ ऑरल अप्रोच। अब उनको क्या है, ये नहीं कि भाई रिटन फॉर्म में ही हम उनको जो है करवाए जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है ओरली बोल कर, सुनकर, उनको जो है बुलवा कर, ऐसे उनको यदि हम सिखाएंगे तो वो जल्दी उस चीज़ को कैच करेंगे और उस भाषा को सीखेंगे। इट इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग। स्पीच मोटिवेट द लर्नर टू लर्न्स। जो स्पीच मोटिवेशन होती है वो लर्नर्स को लर्न करने के लिए मोटिवेट करेगी। जब हम उनको बोल कर समझाएंगे या फिर उनको जो है जैसे हम बोल रहे हैं, मतलब जैसे टीचर है क्लास के अंदर वो बोल रहे हैं और फिर बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं, या फिर हम अपनी मतलब कि टीचर और स्टूडेंट अपनी कन्वर्सेशन के अंदर जो है उस भाषा का यूज़ कर सकता है। ठीक है। तब वो जो है उसको बच्चे जो है चाहे वो गलत ही उसका यूज़ करें, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है उसका यूज़ करना सिखाना है ओरली वे में, ना कि रिटन फॉर्म में। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन्स शुड बिगिन विद स्पीच लेसन्स बिकॉज स्पीच इज़ वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है। क्योंकि हमने जो स्किल्स पढ़ी हैं उसमें भी हमारा LSRW है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे पहले हमारी लिसनिंग आती है, तो लिसनिंग में बच्चा सुन रहा है, और फिर S आता है हमारा स्पीकिंग। तो स्पीकिंग जो है एक अच्छी अप्रोच है कि भाई ओरली अप्रोच से जो है बच्चे को हम सिखाने की कोशिश करेंगे। स्पीच मस्ट प्रोसीड रीडिंग एंड राइटिंग।
अब जब उसको बोलना आ जाएगा तो उसको रीडिंग और राइटिंग भी उस भाषा की अच्छे तरीके से यूज़ करनी आ जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग के अंदर क्या है कि भाई जैसे हमारा, मैंने अभी आपको स्किल बताई, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये किसी भी भाषा को सीखने की ना ये बेसिक है कि भाई सबसे पहले उसको जो है वो उस भाषा को सुनेगा, फिर वो उसको खुद बोलने की कोशिश करेगा, फिर वो उसे लिख के देखेगा, मतलब कि रीड करेगा उस भाषा को, फिर उसको लिख कर देखेगा। आर द 4 बेसिक स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। दीज स्किल्स शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर, कि भाई इनको जो है किसी भी भाषा को सिखाने के लिए इसी ऑर्डर में ही उसको जो है सिखाया जाएगा, तो वो जल्दी उस भाषा को सीखेगा। बिकॉज अ फर्स्ट child first listen to the sound of a language, then speak and then start reading and writing। क्या बच्चा सबसे पहले उस भाषा को सुनता है, उसकी साउंड जो होती है लैंग्वेज की उसको कैच करेगा, फिर उसको वो खुद यूज़ करके देखेगा या बोल के देखेगा, फिर वो रीडिंग और राइटिंग जो नेक्स्ट स्किल्स हैं उन पर जाएगा। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। अब मदर टंग में क्या है कि भाई मैनी लिंग्विस्ट आर अगेंस्ट टू यूज़ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। बहुत सारे जो लिंग्विस्ट हैं उन्होंने मना किया है कि भाई कोई भी हम फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं तो मदर टंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इज अ सिंपल ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प। देखो, अब हम जब बच्चे को वो भाषा बिल्कुल आती ही नहीं होगी, ठीक है, कोई भाषा हम उसको सिखा रहे हैं और टीचर उसी भाषा का यूज़ कर रहा है और बच्चे को वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो वो बच्चा कैसे सीख सकता है जब उसको वो उस भाषा का कुछ पता ही नहीं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर क्या करेगा, उसको पहले तो उसकी मदर टंग में कोई शब्द बोले और फिर उसको ये बताए कि भाई जो मैं तुम्हें लैंग्वेज सिखा रहा हूँ इस वर्ड को उस लैंग्वेज में ये बोलते हैं। तो मदर टंग का जो है यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन जनरल द यूज़ ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। फैसिलिटेट का काम करता है मदर टंग किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को ग्रहण करवाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब ये हमारे प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये हमारे मैगजीम्स हैं लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग की। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के कुछ मैगजीम्स होते हैं। वैसे जो ये मैगजीम्स होते हैं ये हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर आते हैं, मोस्टली मतलब सभी में आते हैं। जो मैगजीम होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश की पेडागोजी कर रहे हो, एसएस की, मैथ की, साइंस की, कोई भी सब्जेक्ट की आप पेडागोजी कर रहे हो तो उसमें मैगजीम्स सेम होते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं मैगजीम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब इसमें क्या है, मैगजीम्स क्या होते हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग आर द यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। देखो इन्होंने बोल दिया ना, सार्वभौमिक होते हैं ये, हर जो टीचिंग हम जो करा रहे हैं उस हर सब्जेक्ट के अंदर इनका यूज़ होता है। द मैगजीम्स हेल्प्स टू टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। ये मैगजीम्स हेल्प करते हैं टीचर्स को ताकि वो एक क्रमबद्ध, एक मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से उनको जो है पढ़ा सके। अब हमारे मैगजीम शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मैगजीम आता है नोन टू अननोन, मतलब कि हम एक टीचर जो है अपनी क्लास में पहले तो बच्चे को उसकी नॉलेज चेक करेगा, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होगी। ठीक है, अब उसकी नॉलेज जो टीचर ने चेक कर ली कि भाई कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, कि भाई बच्चों को उस टॉपिक के बारे में क्या पता है, वो पता लगाने के बाद अब उनको ये पता है कि भाई बच्चों को ये पता है, ये नोन होगा। अब टीचर क्या है, उस नोन से रिलेट करके उनको अननोन, जो उनको नहीं पता है, वो चीज़ें बताएगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो स्टूडेंट होता है उसको उसके नोन में जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है उसके उस मतलब कि उसके नोन में उस टॉपिक
के रिगार्डिंग उसका जो नॉन है, जो उस टॉपिक के बारे में वो जानता है, वो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, तब ऐसे में टीचर को जो है उस नॉन को रिमूव करना पड़ता है और उसको जो अननोन है, एक करेक्ट जो उस टॉपिक का है, करेक्ट है, वो उसको उस टीचर को जो है बताना पड़ता है। और फिर बताने के बाद उनको फिर वो ये बताएगा कि भाई आपको जो ये पता था ये बिल्कुल गलत है, अब जो मैंने बताया ये ठीक है, तो वो उसके फिर नॉन में चला जाएगा। ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है नॉन टू अननोन की तरफ। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज़ नॉट ब्लैंक। ये फैक्ट है कि भाई इससे ये पता चलता है कि भाई जो लर्नर हो ना वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होती है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ पता होता है, या फिर वो खुद अपनी इमेजिनेशन से उसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ बताएगा। इट इज़ कंसिडर दैट ओल्ड नॉलेज ले द फॉर्मेशन ऑफ न्यू नॉलेज। जो पुराना ज्ञान है वो मदद करता है नए ज्ञान को बनाने में। प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। जो प्रीवियस नॉलेज जो होती है, जो उसका पुराना ज्ञान है, वो हेल्प करता है उसको मतलब कि लर्नर को उसका नॉलेज को जो है मतलब ज्ञान को इंक्रीज करने में और वाइडन करने में, ठीक है, बढ़ाने में, ठीक है। देन नेक्स्ट मैगजीम है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें क्या है, बच्चों को पहले सब जो भी हम नया टॉपिक मतलब पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में, पहले हम बच्चों को क्या है सिंपल चीज़ें पढ़ाएंगे। सिंपल से उसको क्या है मोटिवेट होगा वो, और थोड़ा और मतलब कि अच्छे से वो सीखने की कोशिश करेगा। ओके ये मैं कर सकता हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, उसको सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना होता है। ऐसे ही हमारे मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पहले जो 3-4 क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे, जो कि हर बच्चा निकाल पाएगा, फिर धीरे धीरे जो है लेवल इंक्रीज होता है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही टीचर को पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। पहले सिंपल जो साधारण है, सिंपल है, वो पढ़ाएं, फिर उस टॉपिक का जो कॉम्प्लेक्स है वो पढ़ाया जाए, ठीक है। अब नॉलेज ऑफ सिंपल थिंग्स इनकरेज लर्नर सो दैट, इनकरेज कर देती है लर्नर को, सो दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सिंपल सेंटेंस शुड बी टॉट फर्स्ट, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज ही सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको जो है आसान जो है सेंटेंस सिखाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैगजीम है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट, देखो कॉन्क्रीट क्या होता है, जैसे एक हम बोलते हैं ना कि भाई ये कॉन्क्रीट की दीवार है, तो वो क्या है, मतलब कि मजबूत है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, कॉन्क्रीट है वो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो हमारे दिमाग में चलता है, जिस चीज़ को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। अब कॉन्क्रीट क्या है, इसमें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि भाई पहले तो हम भाषा को कैसे सिखाएंगे, उनको जो है ऑब्जेक्ट दिखा कर जो है उन चीज़ों को मतलब कि उस मतलब कि लैंग्वेज से रिगार्डिंग हम उनको, जैसे कोई हमें उनकी वोकेबलरी इंक्रीज करनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी जैसे हमें उसको बताना है, किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, तो टीचर क्या करेगा, उस किताब को जो है शो करेगा। अब वो उसको देखकर मतलब कि अब उसको टीचर ने बोला कि भाई ये किताब है और इसको इंग्लिश में जो है बुक बोलते हैं, तो अब जब नेक्स्ट टाइम बच्चा उस बुक को देखेगा तो उसको क्या याद आएगा, मतलब किताब को देखेगा तो वो ये बोलेगा कि इंग्लिश में इसको बुक बोलते हैं, तो उसको पता लग गया, तो ये कॉन्क्रीट तरीके से उसको चीज़ समझाई। अब कल को टीचर उसको सेंटेंस बनाना सिखा रहा है कि योर इंग्लिश बुक इज़ रिटन बाय दैट राइटर, तो मतलब अब उसको ये पता लग जाएगा कि भाई बुक क्या है,
जो कि इंग्लिश की मेरी जो बुक है, मेरी किताब है ना, वो बुक है। तो अब वो किस वे में सोच रहा है, बुक का एब्स्ट्रैक्ट में, क्योंकि अब उसके सामने बुक नहीं है, बट लेकिन वो सेंटेंस में उसका यूज़ कर रहा है तो उसको पता हो रहा है। तो थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जो चीज़ें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बच्चों को सिखाई जाती हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट शो करके, वो उनको जो है ज़्यादा समय तक याद करवाई जा रहती हैं, एज कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट तरीके से खाली उनको बोल दिया कि जो बुक होती है वो होती है, जो पन्ने होते हैं उनको पेपर बोलते हैं, और डाइनिंग टेबल होती है वो ऐसी होती है, ऐसी होती है, उनको पता ही नहीं, उनको बस ऐसे ही बताया, वर्बली बता रही है टीचर। और यदि उनको पिक्चर दिखा दे, या फिर उनको जो है वो चीज़ ऑब्जेक्ट ला के ही क्लास में दिखा दे, तो वो कॉन्क्रीट वे में हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्क्रीट वे जो है बच्चे को ज़्यादा समय तक याद करता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट मैक्सिम, एनालाइज टू सिंथेसाइज, ठीक है। एनालिसिस और सिंथेसाइसिस में क्या है, देखो एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास एक चीज़ होल में है, हम उसको जो है पार्ट्स में पहले उसको जो है एनालाइज कर रहे हैं, हर पार्ट को पार्ट्स में ब्रेक करके उस होल थिंग को, उसको हम जो है फिर मतलब कि पार्ट्स में देख रहे हैं, और फिर उन सारे पार्ट्स को एक होल में कर लेते हैं। तो एनालिसिस टू सिंथेसाइज होनी चाहिए किसी मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग के दौरान। जैसे कि हम बच्चों को कोई सेंटेंस सिखा रहे हैं, मतलब कि सेंटेंस ही सिखा रहे हैं, हम उनको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहे हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में बेसिकली हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट। इन तीन चीज़ों से हमारा क्या है, सब्जेक्ट मतलब कि सेंटेंस बन रहा है। तो टीचर क्या करेगा, उनको पहले तो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि भाई सब्जेक्ट ये होता है और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं सब्जेक्ट। फिर वो वर्ब के बारे में बताएगा कि भाई वर्ब क्या होती है, और उस क्या क्या वर्ड्स जो है वर्ब्स के यूज़ किए जा सकते हैं। देन वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। फिर इनको जो है, अब उन्हें एनालाइज कर दिया इन तीनों मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को। अब वो क्या कर रहा है, उनको सिंथेसाइज कर रहा है, एक साथ जोड़कर जो है उसको सेंटेंस बनाना सिखा रहा है। तो ये हो गया एनालाइज टू सिंथेसाइज। अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टैंड इजीली। एग्जाम्पल, वी टीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड देन द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसाइजेस ऑफ द सेंटेंस। ओके, वही जो मैंने बताया कि भाई जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको पार्ट्स में डिवाइडेड करके उसको ईज़िली तरीके से समझना, और फिर उसको जब हम उसके पार्ट्स को जो है हर एक पार्ट्स को हम समझ चुके हैं, तो फिर उनको जो है जो वो होल थिंग थी उसको उस वे में समझना, तो वो सिंथेसाइजेस हो गया। ओके, देन हमारा नेक्स्ट मैक्सिम आता है इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होता है, पहले जो है एग्जाम्पल्स देकर रूल समझाया जाता है, और डिडक्शन मेथड में क्या होता है, पहले रूल समझाया जाता है और फिर एग्जाम्पल्स जो है दिए जाते हैं। जैसे हम कोई भी और अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं और फिर बच्चों को रूल समझाते हैं। ऐसे ही हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखें तो हम पहले तो एग्जाम्पल से रूल समझाना चाहिए और फिर रूल से एग्जाम्पल्स करवाने चाहिए बच्चों को। तो हमेशा जो कैसे पढ़ाना है, इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। इन इंडक्शंस फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन। देखो इंडक्शन में क्या है, टीचर पहले ही बहुत सारे एग्जाम्पल बता देगा, मतलब कि एग्जाम्पल्स दे देगा, और उनको जो है एग्जाम्पल्स में ही के दौरान मतलब कि एग्जाम्पल देकर और उनको जो है समझाने की कोशिश करेगा जो वो टॉपिक पढ़ाना चाहता है। जैसे उसने नाउन चैप्टर पढ़ाना है, अब नाउन में सबसे पहले उसने बहुत सारे सेंटेंस लिख लिए। अब सेंटेंसेस में वो जो है नाउन शब्द है उसको जो है अंडरलाइन कर रहा है, तो वो उसको बच्चों को समझा रहा है कि देखो बच्चों ये ऐसे नाउन यहाँ पर ऐसे ऐसे यूज़ होता है सेंटेंस के माध्यम से, और फिर वो नाउन की डेफिनेशन दे रहा है।
ये हमारा इंडक्शन हो गया। और डिडक्शन में क्या होगा कि जैसे पहले उन्होंने नाउन की डेफिनेशन दे दी, उनका एग्जांपल मतलब कि जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो भी प्रॉपर रूल होता है, वो सारा नाउन का समझाने के बाद फिर वो उनको जो है एग्जांपल्स देकर और अच्छे से समझा रहा है, तो वो डिडक्शन हो गया, इंडक्शन टू डिडक्शन। ठीक है। In deduction, first of all, the rules is made to known and then examples are given. पहले बच्चे को वो जो है रूल बता दिया जाता है और फिर एग्जांपल्स दिए जाते हैं। टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन, मतलब टीचिंग कैसे करवानी चाहिए, इंडक्शन टू डिडक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। फिर आता है होल टू पार्ट्स, कि भाई कोई भी एक होल में चीज़ है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके उन बच्चों को समझा रहे हैं। जैसे कि पहले कोई भी हमारा टॉपिक है पढ़ाते समय हम उसको होल में, जैसे कि सेंटेंस बता दिया, फिर सेंटेंस के जो पार्ट्स थे उनको पार्ट्स में डिवाइड करके उनको समझाया जा रहा है। ठीक है। First, the whole lesson should be taught and then its parts should be analyzed and स्टडीड इंटेंसिव। मतलब जैसे हम कोई भी, ये तो मैंने आपको ग्रामेटिकल पोर्शन दिया, हम जैसे कि कोई भी चैप्टर है, इंग्लिश बुक का हमारा कोई चैप्टर है, तो टीचर क्या करेगा, उस जो चैप्टर का सार होगा वो समझा देगा बच्चों को, और फिर जो है चैप्टर्स को जो है पार्ट्स में डिवाइडेड करके अच्छे से उस चैप्टर को समझाए, तो वो होल टू पार्ट की तरफ हो गया। ठीक है। ये हो गया हमारा होल टू पार्ट। ने ये मैगजीन भी, आज हमने जो है मैगजीन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग कंप्लीट किए हैं, और थोड़ा ही और रह गया इंग्लिश पेडागोजी का। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।